नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर पेश आज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम आगे की श्रृंखला में पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया था, मानव भूगोल की विचारधारा तीनों पढ़ ली थी, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ लिया था, मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ ली थी। आज पढ़ते हैं मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास। अब ये पढ़ते हैं मानव भूगोल का विकास। विकास क्या, देखो, जैसे जैसे मनुष्य को तकनीकी ज्ञान होने लगा, मनुष्य की बुद्धि विस्तृत होने लगी, बुद्धि का विकास होने लगा, वैसे वैसे मानव भूगोल का भी विकास होने लगा। आप ये चीज़ नोट करके रखो, जैसे आप छोटे थे तो आपकी बुद्धि संकीर्ण थी, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आपका दिमाग विस्तृत हो रहा है। आपका दिमाग क्या हो रहा है? विस्तृत हो रहा है। और जैसे जैसे दिमाग विस्तृत हो रहा है आपका विकास भी ज़्यादा हो रहा है, आपका विकास भी ज़्यादा हो रहा है। तो मानव भूगोल भी वैसे ही है। मानव भूगोल का शुरुआत में विकास ना के बराबर हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था, फिर तीव्र गति से विकास हुआ था। अब ये विकास है, इसके विकास के कालों को 3 भागों में बांटा गया। मानव भूगोल के विकास के कालों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। मानव भूगोल के विकास के काल, तो मानव भूगोल के विकास के कालों को कितने भागों में बांटा गया? मानव भूगोल के विकास के कालों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब आपसे पूछ ले मानव भूगोल के विकास के कालों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव भूगोल के विकास के कालों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल। प्रश्न ये बनता है कि जो मानव भूगोल के विकास के कालों को 3 भागों में बांटा गया है, ये किसके आधार पे 3 भागों में बांटा गया है? मानव भूगोल के विकास के कालों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये जो 3 कालों में बांटा गया है, ये किसके आधार पे बांटा गया है? तो ये जो 3 कालों में बांटा गया है ना, ये अध्ययन की दृष्टि के आधार पे बांटा गया है। किसकी? अध्ययन की दृष्टि के आधार पे। ये ध्यान रखना, अध्ययन की दृष्टि के आधार पे। अध्ययन की दृष्टि के आधार पर। अध्ययन की दृष्टि के आधार पर। अध्ययन की दृष्टि के आधार पर कैसे? देखो, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। अध्ययन का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो पढ़ने के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया, अर्थात अध्ययन के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। मानव भूगोल के विकास के काल कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? पहला प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये जो 3 कालों में बांटा गया है, किसके आधार पे बांटा गया है? अध्ययन की दृष्टि के आधार पे इन कालों को 3 भागों में बांटा गया। अध्ययन की दृष्टि के आधार पे इन कालों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो कौन कौन से काल है, क्या है। हमने पढ़ा था मानव भूगोल का विकास, तो मैंने बताया था मानव भूगोल के विकास के 3 काल बांटे हैं। कितने काल बांटे हैं? 3 काल बांटे हैं। किसके आधार पर बांटे हैं? अध्ययन के आधार पर, अध्ययन की दृष्टि के आधार पर। अध्ययन की दृष्टि के आधार पर। अध्ययन की दृष्टि के आधार पर। अगली बात में तो सबसे पहला कौन सा काल है? प्राचीन काल। सबसे पहला कौन सा? प्राचीन काल। ये सबसे प्राचीन काल है, यह सबसे पुराना काल है, इसलिए इसे प्राचीन काल कहा जाता है। ये सबसे पुराना काल है, ये सबसे पुराना काल है, सबसे पुराना काल, सबसे पुराना काल है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। अब आप कल्पना करो
कि जब मनुष्य, सबसे पहले की बात करें, प्राचीन बात करें या बहुत पुरानी बात करें, मनुष्य जंगलों में रहता था। मनुष्य जंगलों में रहता था। मनुष्य जंगलों में रहता था। कहाँ रहता था? मनुष्य कहाँ निवास करता था? मनुष्य निवास करता था जंगलों में। कहाँ निवास करता था? मनुष्य निवास करता था जंगलों में। कहाँ निवास करता था? जंगलों में। तो आप दिमाग लगाओ, जब मनुष्य जंगलों में निवास करता था तो वो तो आदिम तरीके से जीवन जी रहा था। आदिम तरीके से जीवन जी रहा था, अर्थात वो पशु की भांति जीवन व्यतीत करता था। पशु की भांति जीवन व्यतीत करता था। तो जब मनुष्य निवास करता कहाँ था? जंगलों में। तो किसकी भांति रहता था? आदिम तरीके से रहता था या पुराने तौर तरीकों से रहता था। किस तरीके से? आदिम तरीके से रहता था, अर्थात पुराने तौर तरीकों से रहता था। तो किसकी भांति जीवन व्यतीत करता था? पशु की भांति जीवन व्यतीत करता था। पशु की भांति जीवन व्यतीत करता था। अर्थात इस काल में मनुष्य की बुद्धि या सोच ना के बराबर थी। इस काल में मनुष्य की बुद्धि या सोच ना के बराबर थी। किसके बराबर थी? ना के बराबर। जब मनुष्य जंगलों में रहता है तो अब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, आपको अगर बाहर का मान लो नॉलेज कम है, तो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो आप उस लोकल क्षेत्र के बारे में ही जानोगे ना। अर्थात आपकी बुद्धि या आपकी सोच है उस लोकल विषय से ही रहेगी, अर्थात जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हो उस क्षेत्र से रहेगी। और जैसे आपका विकास ज्यादा होगा, आप बाहर जाओगे तो आपकी बुद्धि का विकास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आपकी बुद्धि का विकास भी क्या होगा? ज्यादा। तो इस काल में मनुष्य की बुद्धि या सोच ना के बराबर थी। ना के बराबर थी। तो अब बताओ, जब उसकी बुद्धि या सोच ना के बराबर है तो मानव भूगोल का विकास भी कैसा होगा? ना के बराबर ही होगा। ना के बराबर ही होगा। ना के बराबर ही होगा। तो अब आपसे पूछ ले, प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास कितना हुआ? तो मानव भूगोल का विकास है ना प्राचीन काल में ना के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? ना के बराबर। अर्थात प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास ना के बराबर हुआ। ना के बराबर हुआ। आगे बात समझिए, ना के बराबर क्यों हुआ? इसका आपको अगर रीजन जानना है तो इसका रीजन ये है, इस काल में मनुष्य जंगलों में रहता था, उसकी बुद्धि सीमित थी, उसकी सोच सीमित थी। जब सोच सीमित होगी, बुद्धि सीमित होगी, तो उसका विकास उस क्षेत्र विशेष से होगा, बाहर के परिवेश से नहीं हो पाएगा। इसलिए बाहर के परिवेश से नहीं होने की वजह से मानव भूगोल का विकास भी प्राचीन काल में ना के बराबर हुआ था। आगे बात सुने। इसमें देखो एक चीज और, एक अरस्तु नाम का विद्वान हुआ था। क्या नाम था? अरस्तु। इस अरस्तु ने क्या कहा था? इस अरस्तु ने यह कहा था, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं ना, उनको बहादुर बताया। अरस्तु ने ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले व्यक्ति को या निवास करने वाले व्यक्तियों को बहादुर बताया और चिंतन से कमजोर बताया। चिंतन से क्या बताया? कमजोर। चिंतन मतलब है सोच से या बुद्धि से कमजोर बताया। अरस्तु नाम का एक विद्वान हुआ था, उसने ये कहा था, जो लोग ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, जो लोग ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं वो बहादुर होते हैं। क्यों? देखो, ठंडे प्रदेशों में जो लोग निवास करते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो वहाँ मतलब ये मान के चलो बर्फ की आंधियां चलती है, एनी टाइम बर्फ जमी रहती है। तो अब आप बताओ, उस क्षेत्र में रह रहे हो तो आप अगर मजबूत हो तभी तो टिक पाओगे, नहीं तो आप वो सर्दी सहन नहीं कर पाओगे, वो सर्दी सहन नहीं कर पाओगे। तो वो व्यक्ति वही, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो वही लोग रह पाते हैं जो बहादुर होते हैं, जो बहादुर होते हैं। तो इसलिए अरस्तु ने ठंडे प्रदेशों के निवासियों को बहादुर बताया। चिंतन से कमजोर क्यों बताया? उसने ये कहा था कि जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं भले ही वो बहादुर होते हैं, लेकिन उनका मानसिक विकास है ना वो ना के बराबर होता है। उनका मानसिक विकास है वो ना के बराबर होता है। इसलिए इसने चिंतन से क्या बताया? कमजोर बताया। आगे बात में अरस्तु ने एक चीज और कही थी कि जो एशिया के लोग हैं, जो एशिया के लोग हैं या उष्ण कटिबंध का मतलब होता है गर्मी वाला इलाका,
उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है, गर्मी वाला इलाका। इसने ये कहा था जो एशिया के लोग हैं या उष्ण कटिबंध के लोग हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन वो चिंतन से मजबूत होते हैं। चिंतन से कैसे होते हैं, मजबूत, या उनकी सोच क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अरस्तु ने क्या कहा था, ध्यान से सुनना। अरस्तु ने यह कहा था जो ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं वो लोग बहादुर होते हैं, मजबूत होते हैं, सुडौल होते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। साथ ही उसने ये कहा था जो एशिया या उष्ण कटिबंध में निवास करते हैं वो लोग भले ही कमजोर होते हैं लेकिन वो चिंतन या मानसिक रूप से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ये कथन पूछ सकते हैं अरस्तु के अनुसार कमजोर होते हैं ठंडे प्रदेशों के निवासी। और ये भी पूछ सकते हैं एशिया के मतलब अरस्तु के अनुसार एशिया के लोग होते हैं तो होते तो वो कमजोर है लेकिन चिंतन या मानसिक रूप से वो कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। ये है प्राचीन काल। तो इसका मतलब ये प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास ना के बराबर हुआ। प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास ना के बराबर हुआ। ये सबसे पुराना काल है। मनुष्य निवास कहाँ करता था, जंगलों में करता था, आदिम तरीके से रहता था, पशु की भांति जीवन व्यतीत करता था। इस काल में मनुष्य की बुद्धि या सोच ना के बराबर थी। जब बुद्धि या सोच ना के बराबर होगी तो मानव भूगोल का विकास भी ना के बराबर ही होगा। इसमें अरस्तु ने यह बताया था कि जो लोग ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं वो बहादुर होते हैं लेकिन वो चिंतन से कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। इसने एशिया या उष्ण कटिबंध के लोगों को कमजोर बताया लेकिन चिंतन में उसने कैसा बताया था, मजबूत बताया था। ठीक है, ये प्राचीन काल हो गया। अब दूसरा काल पढ़ते हैं मध्यकाल। दूसरा काल कौन सा पढ़ते हैं, मध्यकाल। दूसरा काल है मध्यकाल। मध्यकाल क्या, देखो हमने पहले पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले प्राचीन काल कि भाई अध्ययन की दृष्टि से इसके मानव भूगोल के विकास के कालों को 3 भागों में बांट रखा, प्राचीन, दूसरा हमने बताया था मध्य, और तीसरा बताया था आधुनिक। अब ध्यान से सुनना, मध्यकाल क्या है। मध्यकाल का मतलब यह है प्राचीन काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल व आधुनिक काल के बीच के काल को मध्यकाल कहा जाता है। प्राचीन काल व आधुनिक काल के बीच के काल को मध्यकाल कहा जाता है। प्राचीन काल व आधुनिक काल के बीच के काल को क्या कहा जाता है, मध्यकाल कहा जाता है। तो पहली परिभाषा दी होगी, प्राचीन काल व आधुनिक काल के बीच के काल को मध्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल कहा जाता है। अगली बात सुनना, यानी प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का जो काल है उसको किस नाम से जाना जाता है, मध्यकाल। वैसे आपको ऐसे समझने में तरीका आसान है कि मध्य यानी बीच का होता है। मध्य यानी बीच का, तो बीच का किसका होगा, प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का ही होगा। प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का होगा, इसलिए इसे मध्यकाल कहा जाता है। देखो मध्यकाल में क्या हुआ। मध्यकाल में मनुष्य ने थोड़े बहुत अन्वेषण का मतलब है आविष्कार। मध्यकाल में मनुष्य ने थोड़े बहुत अन्वेषण किए, उसको थोड़ी बहुत जानकारी होने लगी, विस्तृत जानकारी होने लगी। विस्तृत जानकारी कैसे, मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में वो जंगलों में रहता था, अब वो जंगल के परिवेश से बाहर निकला तो उसे बाहरी दुनिया का ज्ञान होगा, नहीं होगा, होगा, बाहरी दुनिया का ज्ञान होगा। तो बाहरी परिवेश का उसे ज्ञान होने लगा, बाहरी परिवेश का उसे क्या होने लगा, ज्ञान होने लगा। इस काल में मनुष्य ने नाव का भी आविष्कार कर लिया, अर्थात नौचालन का भी आविष्कार कर लिया, अब बताओ आप कि जब मनुष्य जंगल के परिवेश से बाहर निकला, उसे थोड़े बहुत अन्वेषण किए। अन्वेषण का मतलब मैं आपको बता दूंगा, अन्वेषण किए, वो जंगल के बाहर आया, अर्थात बाहरी परिवेश में संपर्क आया उसका, या बाहरी परिवेश से संपर्क हुआ,
उसने नाव या नौचालन का आविष्कार कर लिया। इन्वेंशन क्या देखो, इन्वेंशन ये है कि पहले प्राचीन काल में मनुष्य क्या कर रहा था, जो जंगल से मांस प्राप्त होता था उसको सीधे ही खा जाता था। जो जंगल से मांस प्राप्त होता था उसको सीधे ही खा जाता था। इस काल में उसने क्या किया, दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग का आविष्कार कर लिया। अब जब आग का आविष्कार कर लिया, उसे बाहरी परिवेश में आने लगा, तो बताओ उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगा, नहीं लगा? थोड़ा बहुत उसको ज्ञान होने लगा। जब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगा ना, तो पत्थरों से आग उत्पन्न करके उस मांस को सेककर या पकाकर खाने लगा। तो बताओ उसने इन्वेंशन का मतलब उसने आविष्कार किया या नहीं किया? किसका किया? आग का किया। किसका किया? आग का किया। बाहरी परिवेश से संपर्क हो गया, नौचालन का विकास आविष्कार कर लिया उसने। और उसकी बुद्धि इस काल में मनुष्य की बुद्धि है ना, वो संकीर्ण से निकलकर, मनुष्य की बुद्धि या सोच, मैं लिख देता हूं, सोच या बुद्धि संकीर्ण से निकलकर थोड़ी बहुत विस्तृत होने लगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत विस्तृत होने लगी। जब मनुष्य की सोच या बुद्धि थोड़ी बहुत विस्तृत होने लगी, तो बताओ उसने थोड़े बहुत तो आविष्कार किए ही ना, जैसे नाव का, बाहरी परिवेश से संपर्क का, आग का, थोड़ा बहुत तो उसने विकास किया है कि नहीं किया ना। तो इस काल में मानव भूगोल का विकास थोड़ा बहुत हुआ। थोड़ा बहुत का मतलब ये मान लो, थोड़ा बहुत यानी मध्यम हुआ, अर्थात कैसा विकास हुआ? मध्यम विकास हुआ। कैसा विकास हुआ? मध्यम विकास हुआ। आगे बात सुनो। तो अब आपसे कोई पूछ ले, मानव भूगोल के मध्यकाल में विकास पर टिप्पणी करो, तो मध्यकाल में यानी इन दोनों के बीच के काल को मध्यकाल कहा जाता है। इसमें मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया, बाहरी परिवेश से उसका संपर्क होने लगा, उसने नाव का आविष्कार कर लिया, अर्थात उसकी सोच या बुद्धि थोड़ी बहुत विस्तृत होने लगी, या उसकी सोच या बुद्धि थोड़ी बहुत तेज होने लगी, तो थोड़ा बहुत ही विकास हुआ। किसका? मानव भूगोल का। किसका हुआ? मानव भूगोल का। अर्थात मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास मध्यम हुआ। मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास मध्यम हुआ। अगली बात सुनिए, अब तीसरा देखो, आधुनिक काल। तीसरा देखो, आधुनिक काल। आधुनिक काल क्या है? हम ऐसे कह सकते हैं, वर्तमान काल को आधुनिक काल कहा जाता है। वर्तमान समय को या वर्तमान काल को क्या कहा जाता है? आधुनिक काल कहा जाता है। वर्तमान काल या वर्तमान समय को आधुनिक काल कहा जाता है। वर्तमान काल या वर्तमान समय को आधुनिक काल कहा जाता है। जो अभी समय चल रहा है उसको आधुनिक काल कहा जाता है। तो इस काल में मनुष्य ने वैज्ञानिक विकास तीव्र गति से किया। सबसे पहले तो वैज्ञानिक विकास तीव्र गति से किया, उसकी सोच विस्तृत होने लगी। उसकी सोच कैसी होने लगी? विस्तृत होने लगी। सोच या बुद्धि उसकी कैसी? विस्तृत हुई। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज थोड़ा ज्ञान का। पहली चीज तो ये उसका वैज्ञानिक विकास किया उसने। तीसरी चीज विस्तृत है उसकी, वो सोच और बुद्धि होने लगी। तीसरी मेन ये है कि उसने मानव भूगोल के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक काल में मनुष्य ने इन दोनों के विकास की बदौलत मानव भूगोल के विकास में भी अपना ज्ञान दिया या महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानव भूगोल के विकास में
मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बताओ, आप किसी चीज के बारे में अगर ज्यादा योगदान दे रहे हो तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा नहीं होगा? डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो इस काल में वैज्ञानिक विकास भी तीव्र गति से हुआ, मनुष्य की सोच और बुद्धि हुई तीव्र गति से बढ़ने लगी, और इस काल में मनुष्य ने मानव भूगोल के विकास में तीव्र गति से यह महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब मनुष्य ने इन तीनों में ही तीव्र विकास कर लिया, चाहे वो वैज्ञानिक विकास हो तो उसमें तीव्र गति से विकास किया, उसकी सोच या बुद्धि में भी तीव्र गति से विकास किया, और मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अर्थात मानव भूगोल के विकास का भी तीव्र गति में या मानव भूगोल के विकास में तीव्र गति से उसने योगदान दिया। जब किसी चीज में आप तेज गति से योगदान दोगे, किसी चीज के बारे में आप तेज गति से अध्ययन करोगे, विस्तृत वर्णन करोगे, तो उसका विकास भी क्या होगा? तेज ही होगा। उसका विकास भी क्या होगा? तेज। तो इस काल में मानव भूगोल का विकास तीव्र गति से हुआ। इस काल में मानव भूगोल का विकास तीव्र गति से हुआ। तीव्र गति से हुआ, अर्थात इन तीनों कालों में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास आधुनिक काल में हुआ। तो इसका मतलब है कि इन तीनों कालों में जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो किस काल में हुआ है? सर्वाधिक विकास हुआ है वो आधुनिक काल में हुआ है। किस काल में? आधुनिक काल में। अर्थात मानव भूगोल के विकास में जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो किस काल में हुआ है? आधुनिक काल में। एक प्रश्न और आपसे ऐसा पूछ सकते हैं बोर्ड में कि भाई मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ? मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ? तो अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ एक नोट, ये ध्यान रखना थोड़ा। मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ? मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास फ्रांस में हुआ। किस देश में हुआ? फ्रांस में हुआ। मानव भूगोल का जो सर्वाधिक विकास है वो किस देश में हुआ? तो मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास फ्रांस देश में हुआ। किस देश में हुआ था? फ्रांस देश में हुआ था। तो ये तीनों काल हो गए, एक बार वापस देख लो। आधुनिक काल में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास हुआ था, और सर्वाधिक विकास भी देश का नाम पूछ ले तो फ्रांस का बता देना, और काल में पूछे तो आधुनिक काल बता देना। इस काल में मानव भूगोल का विकास तीव्र गति से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वैज्ञानिक विकास भी तीव्र गति से हुआ, विस्तृत सोच या बुद्धि भी उसकी तेज होने लगी, मानव भूगोल में उसने महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया। अब इन तीनों का ही जब तीव्र विकास हो रहा है तो मानव भूगोल का विकास भी तेज होगा, तीव्र होगा आदि कारण से। ये है। तो ये हो गए मानव भूगोल के विकास के कालों को तीन भागों में कौन से वापस बता देता हूँ एक बार। मानव भूगोल के विकास के कालों को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। सबसे पुराना काल, दोनों के बीच का काल, वर्तमान काल। थोड़ा बहुत इसमें ना के बराबर विकास, ना के बराबर इसमें थोड़ा बहुत विकास, इसमें तीव्र विकास या सर्वाधिक विकास, तीव्र विकास या सर्वाधिक विकास, यह है। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें कुछ दो तीन फैक्ट बचे हैं, वो फैक्ट बता देता हूं। सत्य, पहला सत्य देखो, मानव भूगोल का आधुनिक मानव भूगोल का
आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक। आधुनिक मानव भूगोल अगर आपसे पूछ ले संस्थापक कौन है, तो आधुनिक मानव भूगोल का जो संस्थापक है वो है फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। अगली बात में अगर आपसे पूछ ले आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक। एक चीज और देखो, दो व्यक्ति थे, देखो एक का नाम था डिकेन, दूसरे का नाम था पिट्स। एक का नाम था डिकेन, एक का नाम था पिट्स। ये तय है, एक का नाम था डिकेन, एक का नाम था पिट्स। इन्होंने क्या किया देखो, अगर आपसे पूछ ले मानव भूगोल में आपसे ये पूछ ले मानव भूगोल में मानव के कार्यों को समाविष्ट किया, कैसे मैं बताता हूं। इससे पहले मनुष्य जो भी कार्य करता था वो मानव भूगोल में इंक्लूड नहीं थे। इससे पहले यानी इन दोनों से पहले मनुष्य जो भी कार्य करता था वो कार्य मानव भूगोल में इंक्लूड नहीं थे, मानव भूगोल में शामिल नहीं थे। डिकेन और पीट्स हैं, डिकेन और पीट्स ने सबसे पहले मानव भूगोल में, बात को सुन लेना पूरी, डिकेन और पीट्स ने सबसे पहले मानव भूगोल में अगर मानव के कार्यों को क्या किया था, सम्मिलित किया था। मानव के कार्यों को क्या किया था, सम्मिलित किया था। तो इसका मतलब ये हो गया डिकेन और पीट्स ने सबसे पहले क्या किया था, डिकेन और पीट्स ने सबसे पहले मानव के कार्यों को समाविष्ट किया था। किसको समाविष्ट किया था? मानव के कार्यों को समाविष्ट किया था। अब आपसे पूछ ले कि सबसे पहले मानव भूगोल में मानव के कार्यों को किसने समाविष्ट किया था या किसने सम्मिलित किया था, तो डिकेन और पीट्स ने, डिकेन और पीट्स ने। अगली बात सुन, एक और देखो, एक विद्वान था हंटिंगटन, उसने दो भागों में बांटा था। देखो, एक तो भौतिक दशाएं, एक मानवीय अनुक्रिया, मानवीय अनुक्रिया। हंटिंगटन ने कितने भागों में बांटा था उसको? दो भागों में, भौतिक क्रियाएं, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। अब ये क्या है? भौतिक दशाएं वो दशाएं होती है जो धरातल से बिलोंग करती है, और मानवीय अनुक्रिया वो अनुक्रिया होती है जो मनुष्य खुद क्रिया करता है, जो मनुष्य खुद क्रिया करता है। अगली बात में तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया था मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ ली, मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ ली थी। परिभाषा भी किसके अनुसार? रेटजेल के अनुसार पढ़ ली। वैसे परिभाषा थी वो पढ़ ली, सैंपुल के अनुसार पढ़ ली। उसके बाद हमने मानव भूगोल की विचारधाराएं पढ़ ली, विचारधाराएं पढ़ ली। विचारधाराओं में भी हमने तीन विचारधाराएं दी थी हमारे पुस्तक में। एक तो नियतिवाद या निश्चयवाद, नियतिवाद या निश्चयवाद, ये की बात है, ये पढ़ ली थी। दूसरी थी हमने संभववाद, वो पढ़ ली थी। तीसरी थी नवनियतिवाद, नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद, वो पढ़ ली थी हमने। उसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ ली। उसके बाद मानव भूगोल का मतलब हमने विकास पढ़ लिया, और ये दो तीन फैक्ट थे, वो दो तीन फैक्ट पढ़ लिए। और मैंने इससे पहले एक फैक्ट आपको बता दिया था कि रुको और जाओ, रुको और जाओ सिद्धांत है वो नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद से संबंधित है, और ये सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, इसी के साथ अध्याय प्रथम समाप्त हुआ। हम कल मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।